फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और हम कर रहे हैं हमारी 9th क्लास का 11th चैप्टर। ठीक है, 11th चैप्टर में 11.1.3 है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स से काम किस तरह से होता है। ठीक है, हाउ इज़ वर्क डिफाइंड इन साइंस। साइंस में वर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब फोर्स काम करता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया और ये इस तरह से मूव कर चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस काम को किस तरह से आप समझेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे। लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ई डिस्टेंस, एस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस तरह से आप समझेंगे कि उसमें एफ फोर्स एक्ट कर रहा है और उसे डिस्प्लेस किया गया है कुछ डिस्टेंस से उस एस डायरेक्शन में, तो जो वर्क डन है वो क्या होगा। वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वर्क को किस तरह से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एस से डिनोट किया गया है। ठीक है, कोई भी काम किया हुआ होता है वो फोर्स और फिर डिस्प्लेसमेंट, कोई सामान कहाँ से कहाँ पर मूव कर गया। ठीक है, जैसे ही आप पढ़ रहे हो आपकी नज़रों में ये काम है। हमने ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो काम होता है साइंस की लैंग्वेज में वो दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, तो वो काम हो रहा है। अगर नहीं, अगर आपने सपोज़ फोर्स नहीं लगाया तो वो काम नहीं हो रहा है। अगर फोर्स लगाने के बाद भी कोई चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली तो वो काम नहीं हो रहा है। उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसको अपनी जगह से मूव करना पड़ता है, तभी वो काम किया हुआ माना जाता है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे एफ एक ऑब्जेक्ट है और उसे डिस्प्लेस किया गया है एस तक। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है, तो यहाँ पे काम क्या होगा। इस तरह से दस वर्क डन बाय ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वही बात है कि जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है उतनी वो चीज़ मूव करेगी। ये तब हम लिखेंगे जब वो उसकी डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमने इधर से फोर्स अप्लाई किया और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है, तो हम वर्क के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। वर्क की जो है कोई डायरेक्शन नहीं होती, हमने कितना काम किया है उसकी मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आता है कि वर्क की कोई डायरेक्शन होती है या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, घनत्व होता है। इक्वेशन 11.1 देखिए, अगर एफ एन न्यूटन है, एन 1 n है, तो s जो है 1 मीटर है, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स जो फोर्स है हमने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स क्या है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या है 1 मीटर। हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर। तो ये क्या होगा, क्योंकि जो वर्क होता है वो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर में, तो वर्क क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। समझ गए। और न्यूटन मीटर को जूल भी कह सकते हो आप, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। जो 1 न्यूटन मीटर होता है वो जूल के इक्वल होता है। आप वर्क को या तो इस तरह से लिखो या फिर इसको इस तरह से लिखो, ये दोनों ही सही हैं। 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क। 1 जूल जो है वो वर्क है, अमाउंट है काम का। यहाँ पे देखिए, डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, जब वो उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब हम उसे 1 न्यूटन लिख सकते हैं। इक्वेशन लुक एट इक्वेशन 11.1 केयरफुली। 11.1 देखें आप ध्यान से। व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। जब उस पे फोर्स जो हमने अप्लाई किया है अगर वो 0 है तब काम क्या होगा। फिर से हम याद करते हैं, फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे फोर्स जो है, ये क्या बोला है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का 0 है तो वो वर्क क्या होगा,
तो हमारी एक कंडीशन ये पूरी नहीं कर रहा है, तो वर्क भी ज़ीरो होगा। वट वुड बी द फोर्स डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर हम फोर्स को एक बार भूल जाते हैं और समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए दोनों की, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे काम किया हुआ है। रेफर टू द कंडीशन दैट आर टू बी सेटिस्फाइड टू से दैट वर्क इज़ डन। उन कंडीशंस को याद करो। वो कंडीशंस क्या थी कि उसमें कुछ फोर्स भी होना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे 5 न्यूटन का काम हो रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, कि उसी डायरेक्शन में जहाँ पे फोर्स लगाया गया है उसी में काम हो रहा है। ठीक है। इफ द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज, क्या होगा तब हमारा वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स कितना है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 मीटर, तो हम इसको 10 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं, है ना आसान। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है 5 न्यूटन और इसे 2 मीटर मूव किया गया है। अब सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही कि उसमें फोर्स जो है वो 7 न्यूटन एक्ट काम कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और 8 मीटर की दूरी पे इसे डिस्प्लेस किया गया है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये इसी डायरेक्शन में है जिसमें फोर्स अप्लाई किया है या अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। अभी तक आपका कॉन्सेप्ट यही आया है कि सेम ही डायरेक्शन में। तो लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को 8 मीटर 7 फोर्स लगाकर मूव कर रहे हैं तो वर्क क्या होगा। ठीक है। बिल्कुल सेम है ऊपर वाले जैसे। अगर आपको वो समझ आ गया होगा तो आप ये कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है 1, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कंसिडर अनदर सिचुएशन। अब ये बात थी डायरेक्शन के साथ में, जब हम मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसमें मूव कर रहे हैं। अब दूसरा केस समझो। अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ए बेबी पुलिंग ए टॉय कार parallel to the ground as shown in figure 11.4, the baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situations, the work done by the force is taken as positive. इसमें क्या होता है, सपोज ये बच्चा है अपनी तरफ, देखिए हम किसी तरह से फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स पीछे से लगा रहे हैं या इसी डायरेक्शन में फोर्स आगे से खींच रहे हैं हम, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही चीज़ जो है वो मूव कर रही है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कंसिडर ए सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द एक्शन ऑफ फोर्स एंड वी आइडेंटिफाई वन ऑफ द फोर्सेज एफ एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अभी सिचुएशन ये आ गई है कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया, सपोज हमने फोर्स इधर अप्लाई किया और जो चीज़ है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंगल बिटवीन द 2 डायरेक्शन इज़ 180। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 है। ठीक है। क्योंकि जब हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और चीज़ इधर मूव कर रही है तो ये इसी डायरेक्शन में ये होगा, तो इतना एंगल 90 होता है और ये वाला हो जाएगा 180। तो ये क्या है, 180 का एंगल है। ऐसी सिचुएशन में वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज टेकन एज नेगेटिव। इसमें काम क्या मानेंगे हम, नेगेटिव मानेंगे और उसे माइनस साइन से भी डिनोट करेंगे। वर्क डन बाय द फोर्स इज एफ इंटू माइनस एस। या तो ये हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसे नेगेटिव समझ लें या फोर्स को नेगेटिव समझ लें। ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क होगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये जो डिस्कशन है ऊपर वाला, इससे ये क्लियर है कि वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए जो काम है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसे समझने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप। एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर उठाइए। वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपने कुछ काम किया है उस ऑब्जेक्ट पे जो आपने ऊपर मूव किया है। द फोर्स यू एक्सर्टेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
जो आपने फोर्स लगाया है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। हाउएवर देयर इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लेकिन जब आप चीज़ को ऊपर उठा रहे हो तो ग्रेविटी भी अपना काम कर रही है। जो पृथ्वी का आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण जिसे बोलते हैं, वो भी अपना काम कर रही है। विच वन ऑफ दीज फोर्सेज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क? विच वन ऑफ दीज फोर्सेज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क? इसमें से कौन सा काम पॉजिटिव होगा, किस में कौन सा नेगेटिव होगा, आपने कारण बताना है। ठीक है। अब जो वर्क डन है वो नेगेटिव कब होता है? जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, हमने यही कहा था कि जब नेगेटिव हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो इसमें चाहे आप फोर्स को नेगेटिव मान लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव मान लो, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब ये दोनों फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक डायरेक्शन में ही होता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। अब एक एग्जांपल देखिए। A porter lifts a luggage of 15 kilogram from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground। कोई भी बोझा उठाने वाला जो है वो लगेज को उठाता है 15 किलोमीटर मतलब वेट को, और वो ग्राउंड से अपने सिर तक ले जाता है 1.5 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, हाइट पे समझ लो। तो वो ग्राउंड से ऊपर लेके जा रहा है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लैगेज। उसने लैगेज पे कितना काम किया? अब देखिए, जो लैगेज का मास है वो कितना है? 15 किलोमीटर। जो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल की है उस लैगेज ने वो कितनी है? 1.5 मीटर। तो इसमें क्या होगा? जो काम हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन में जिसमें फोर्स उसने लगाया था उसी में काम हो रहा है। तो 15 kg इंटू 10 क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वर्क डन है उसको भी हम पॉजिटिव लेंगे और उसे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन है, हम काम को व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन, कि काम हो गया है, हम ऐसा कब कहते हैं? चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। हमने अभी तक वर्क के बारे में क्या पढ़ा है कि काम कब माना जाता है कि काम हो गया है? जब हम कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव कर जाता है कुछ डिस्टेंस से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डी से भी डिनोट कर सकते हो और आपकी बुक के अकॉर्डिंग एस से भी डिनोट कर सकते हो। तो अगर उस पर कुछ फोर्स लगा है और उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है तो वो काम किया हुआ माना जाता है। अब है यहाँ पे वर्क डन है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है और उस पर फोर्स और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर होती है तो वो पॉजिटिव वर्क है। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो वो 180 का एंगल बनाएंगे और वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है काम। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। और जो वर्क है उसको हम न्यूटन में भी न्यूटन मीटर या फिर जूल में भी इसको लिख सकते हैं। जो इस तरह से जो एक्सप्रेशन है वर्क के वो हम लिखते हैं। अब आपको 1 जूल ऑफ वर्क अगर डिफाइन करना है तो 1 जूल कब होता है? न्यूटन मीटर, अगर न्यूटन फोर्स 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर डिस्टेंस अगर ट्रैवल की है तो वो 1 जूल हो जाता है। ठीक है, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए। उसके बाद है ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन ए प्लो। The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the field length of the field? ठीक है, कितना काम हुआ? 140 न्यूटन है और ये मीटर है, तो इस वर्क को आप न्यूटन मीटर या जूल में भी कन्वर्ट, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो और जूल में भी। 140 इंटू 15, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्क। और ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका काम हो रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनर्जी से शुरू। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।